साहब, मैं तुरंत सीधे चलता हूं विशाल पांडे के साथ, मेरे सहयोगी वहां जुड़ रहे हैं। विशाल, सबसे दिलचस्प ये जानकारी कि ये पूरी रेतीला इलाका है अबू धाबी का, और जब यहां पर प्लिंथ बनाने का काम शुरू हुआ तो मालूम पड़ा नीचे एक रॉक है जो पूरे मंदिर को कवर करती है और उसी पर पूरा मंदिर खड़ा हो गया। ये भी अपने आप में एक चमत्कार था। बिल्कुल दीपक जी, देखिए यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के चीफ कोऑर्डिनेटर और चीफ आर्किटेक्ट भी मौजूद हैं। मैं उनसे ही सीधे जान लेता हूँ। मुझे एक जानकारी हमारे एंकर दीपक चौरसिया जी ने दी है कि एक रॉक यहाँ पर था जब ये मंदिर बनाने आप लोग आए, कैसे रेत के नीचे विशाल मंदिर को यहाँ पे तैयार किया? नहीं, वो रॉक था, वो चुनौती नहीं। एक्चुअली में ये पूरा जो रेत के नीचे कोई रॉक था। हाँ। रेत के नीचे जो रॉक था उसका बेनिफिट है इसके फाउंडेशन के, उसके ऊपर से वो पूरा रॉक का उपयोग किया गया है। हाँ। और वो पूरे इस रण प्रदेश में इतना सॉलिड रॉक मिलता नहीं है, लेकिन वो रॉक भगवान ने इसी जगह पे निकाला तो वो बेनिफिट है, वो परेशानी नहीं थी हमारे लिए। बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, यानी उस पत्थर से बहुत सपोर्ट मिला, उसी पत्थर पर ये मंदिर बना है। नहीं, उसका जो मंदिर था, जो अगर यहाँ जो रेत थी, अगर रेत होती है ना तो हमको इसको पाइल फाउंडेशन करना पड़ता है, जो 80, 90, 100 फुट तक जाना पड़ता है, बाद में उसको रॉक मिलता है। यहाँ हमको भगवान की दया से 3 फुट पे ही रॉक मिल गया। तो जैसे कि ये भगवान ने यही चीज के लिए चुन के रखा है, आसपास में कहीं एरिया में ये नहीं मिलता, सिर्फ यही एरिया में मिलता है। तो अपना फाउंडेशन बहुत ही, दीपक जी, फाउंडेशन बहुत मजबूत है। आप जिस रॉक की बात कर रहे हैं, मैं विपुल जी से पूछूंगा कि और क्या खासियत है इस हिंदू मंदिर की अबू धाबी में, यूएई में, कि कैसी फीलिंग रही आप लोगों की जब आप इस मंदिर को बना रहे थे? फीलिंग तो बहुत, भगवान का कार्य करते तो फीलिंग्स तो बहुत अच्छी ही मिलती है। भगवान सब प्रेरणा करते ही रहते हैं, भगवान स्वामीनारायण भी प्रेरणा करते हैं, हमारे गुरु जी है वो भी करते हैं। लेकिन ये मंदिर सबसे अलग है क्योंकि पूर्ण भारतीय स्थापत्य कला का उपयोग करके कहीं पे भी इसमें कोई दूसरा आर्ट नहीं है, भौगोलिक आर्ट या कोई सारे आर्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया। जो हजारों साल से हमारे परंपरा वाली जो प्रणाली है, उसी प्रणाली के अनुरूप ये मंदिर बना हुआ है। जी जी। तो ये उस तरीके से बहुत अलौकिक मंदिर है। देखिए, बहुत अलौकिक और प्राचीन भारतीय शैली पर ये मंदिर बनाया गया। देखिए दीपक जी, मैं कुछ तस्वीरें आपको इस तरफ की दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो लोग बैठे हुए हैं, इनसे थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लोगों में बहुत उत्साह है, कल से आप दिखा रहे हैं। मुझे ये मालूम पड़ा यहाँ पर, एक बार आप पूछिए चीफ आर्किटेक्ट और जो प्रमुख सेवक है उनसे, बच्चों ने यहाँ पर श्रमदान दिया है। अपनी छुट्टी में बच्चे यहाँ पर आते थे और उन्होंने कई किस्म के चॉकलेट खोल दी प्राण प्रतिष्ठा से पहले। उन्होंने अपने जो है टीवी देखना छोड़ दिया, चाहते थे भगवान यहाँ पर आए और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो। बच्चों ने भी सेवा दी है यहाँ पर। दीपक जी, मैं ये सवाल इनसे लेता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं क्योंकि सुरक्षा कारणों के चलते हमको यहां से हटना होगा। ये वो लोग यहां पर बैठे हुए हैं जिन्होंने इस मंदिर को बनाया है, जिन्हें श्रमवीर कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे मुलाकात करेंगे। ये तमाम भारतीय यहां सालों से रहकर इस मंदिर को बना रहे हैं। मैं इन लोगों से पूछता हूँ, कितने सालों से आप यहाँ पर रुके हुए हैं? कब से आप ये मंदिर बना रहे हैं? 2.25 साल से मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। हाँ। और ये जो मंदिर बना उसमें मैं सुपरवाइजिंग का काम करता था। हाँ। और किस प्रदेश से है भारत में? गुजरात से हूँ। गुजरात से आप? मैं छगनलाल सोमपुरा, बांसवाड़ा जिले का रहने वाला हूँ। और यहाँ 2.25 साल से यही हूँ। क्या काम रहा आपका? हमारा काम ये था कि ये पत्थर जो आ रहे थे उसको लाइन से उसको रखवाना और मार्गदर्शन देना, कारीगरों को बराबर समझाना कि ये पत्थर यहीं लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे। आपका क्या नाम और क्या काम था आपका यहाँ पर? मेरा नाम लाल भाई ब्रह्मभट्ट है। हाँ। मैं गुजरात से हूँ। हाँ। ये राजस्थान के अंदर ये पत्थर कटिंग, कार्विंग और यहाँ के फ्लोरिंग का काम ने ये सब मैंने सुपरविजन किया है। हाँ। तो देखिए दीपक जी, ये वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे थोड़ी देर में मुलाकात करेंगे। मैं आपके सवाल का जवाब विपुल जी से लेता हूँ। विपुल जी, दीपक जी ये पूछ रहे हैं कि ऐसी खबरें आई कि बच्चों ने भी यहाँ पर आकर श्रमदान किया इस मंदिर को बनाने के लिए, तो किस तरह से आप देखते हैं, कैसा उत्साह दिखा उस समय? दीपक जी के पास बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है जी। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हम लोग समूह में ही सारे कार्य करते हैं। हाँ। ताकि हर आदमी को, बच्चे से बच्चे को भी अभी से वो शिक्षा दी जा रही है। हाँ। ये तुम्हारा मंदिर है, उसने भी उसमें कुछ योगदान दिया है, तो उसको आने वाली हमारी नेक्स्ट पीढ़ी भी उसको कंटिन्यू करेगी। तो उसलिए अच्छा, मुझे एक जानकारी ये मिली थी कि सबसे जो हल्का पत्थर वो 1 किलो का और सबसे भारी पत्थर 6000 टन का भारत से शिपिंग के माध्यम से यहाँ पर मंगवाया गया। बिल्कुल सही जानकारी है। हाँ। जो की स्टोन है वो बहुत हैवी है। वो अच्छा सॉरी 6 टन का है। हाँ। और सबसे जो छोटा सा पत्थर है वो 10 ग्राम का ही है। अच्छा 10 ग्राम का ही है।
और क्या इस्तेमाल हुआ 10 ग्राम के पत्थर 10 का? ग्राम का जो पत्थर है वो जो सीलिंग होता है, तो सीलिंग के अंदर मीन्स आप फ्लावर जैसे चीज देखते हो, वो सब, वो जिसको हम मोगरा, अपनी भाषा में मोगरा बोलते हैं, फ्लावर्स बोलते हैं, तो वो 10 ग्राम का भी स्टोन अच्छा, था। अब एक सवाल ये, यूएई की सरकार ने कितना सहयोग किया? क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने कहा कि 2015 में जब उन्होंने ये प्रस्ताव रखा तो जमीन तुरंत देने पर सरकार तैयार हो गई। कितना सहयोग मिला इस मंदिर को बनाने में? मेरे ख्याल से तो अगर मीन्स ये यूएई सरकार का अगर साथ नहीं होता तो ये स्वप्न हम कभी नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो जमीन दिया है वो जमीन भी यहाँ के राजा ने हमने गिफ्ट में दिया है। ये पूरा आप देख रहे हो, पूरा 27 एकड़ का अभी पूरा लॉट है, मीन्स उसमें से 13 एकड़ में मंदिर पूरा बना हुआ है और 13 एकड़ में पूरा पार्किंग बना हुआ है। तो जमीन तो दिया सरकार ने, लेकिन जो पार्किंग का जो एरिया था वो पार्किंग में पूरा पार्किंग 1200 गार्ड के लिए पार्किंग करके और हेलीपैड बना के सब बना के सरकार ने हमने दिया है। ये आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के बीच जो पर्सनल बॉन्डिंग दिखती है उसी का नतीजा है? बिल्कुल, क्योंकि मेरे ख्याल से मीन्स ये जो अब उनके जो रिलेशंस है और दोनों के मीन्स इस जो यहाँ के राजा है उसकी उदार भावना और नरेंद्र मोदी का जो हम बोलेंगे कि उसका जो प्रभाव है, उनके हिसाब से ये मंदिर में बहुत काफी मीन्स ये डेवलप हो सका। देखिए कैसे यूएई की सरकार ने दीपक जी यहाँ पर सहयोग किया। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि आप स्टूडियो के गेस्ट हमारे इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। ये पूरा एक संगम यहाँ पर बनाया गया है, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। यहाँ पर आप अभी ये जो जल का धारा देख रहे हैं, प्रवाह देख रहे हैं, ये गंगा है और इसे काशी के तर्ज पर यहाँ डेवलप किया गया है। यहाँ पर गंगा आरती होगी और लोग इस किनारे आकर बैठ पाएंगे, कुछ इसी तरह की सीढ़ियों पर जैसे लोग यहाँ पर इस वक्त बैठे हुए हैं। और इसके दूसरी तरफ यमुना, उस ब्लॉक को नाम दिया गया है और बीच में इस नदी के बीचों बीच से सरस्वती नदी का पानी इसमें आकर मिलेगा, यानी एक तरह से संगम भी यहाँ पर बनाया गया है। तो इस मंदिर में जो भारत की प्राचीन संस्कृति है, आध्यात्मिकता है, विरासत है, उसको संजोए रखने का प्रयास किया गया है। और एक जानकारी मैं आपसे जल्दी से और लेना चाहूंगा विपुल, माफ कीजिएगा संजय पारिक जी, मुझे ये पता चला कि इसमें सभी धर्मों का योगदान रहा। आर्किटेक्ट किसी और धर्म के, जमीन देने वाले किसी और धर्म के, निर्माता हिंदू। तो मुझे लगता है कि एक पूरा धार्मिक सद्भाव की तस्वीर यहाँ से दी गई है। हाँ बिल्कुल, पूरे धार्मिक सद्भाव की प्रतिभा है और मिस एकता की जो है वो हम इसको बोल सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कौन लोग किस किस धर्म से थे? जैसे कि जो मंदिर दिया है वो जो यहाँ के मुसलमान राजा ने दिया है। अपने जो मंदिर के आर्किटेक्ट है वो तो विपुल भाई सोमपुरा है, लेकिन जो प्रोजेक्ट के जो मास्टर प्लान जो डिजाइन करने वाले थे वो जो थे वो अपने चाइनीज थे और अपने जो जसबीर सिंह करके जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, जो अभी तो वो भगवान के पास चले गए, वो सरदार में सिख थे। तो ऐसी तरह से अलग अलग जगह से हमको सपोर्ट मिला था। तो देखिए दीपक जी, पूरी कहानी कैसे मंदिर यहाँ पर बनने की शुरुआत हुई और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। लगभग 40 मिनट का वक्त बचा हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आकर इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, आपके पास कोई नई जानकारी हो हम तुरंत आपके